गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख सकते हैं रुकमणी वॉल्यूम 2 है और ये बीसीएससी बिहार कर्मचारी आयोग के लिए प्रैक्टिस सेट है और हम लोग जो है यहीं से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और लगभग 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख लिया है। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए देखते हैं और कोशिश करेंगे कि फुल डिस्कशन इसका जो भी इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी डिस्कशन दिया हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 24 में फ्रांस में, ध्यान रखेंगे। और 2030 वाला जो है ये कतर में होगा, इसका आयोजन होगा कतर में, ठीक है। और 2034 वाला ये हो जाएगा आपको सऊदी अरब में। 2034 वाला कहाँ हो जाएगा, तो सऊदी अरब में हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन में ब्राज़ील दिया हुआ, तो ध्यान रखेंगे ब्राज़ील में जो है G20 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो ब्राज़ील कर रहा है। G20 2024 की जो है मेज़बानी ब्राज़ील देश कर रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो फैराडे पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आरोग्य स्वामी पालराज। आरोग्य स्वामी पालराज को जो है फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये भारतीय मूल के हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति को ध्यान रखेंगे, सुधा मूर्ति को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। और स्वाति नायक दिया हुआ है, तो स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार 2023 से स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मीरा चंद दिया हुआ है, तो मीरा चंद ने भारतीय मूल के लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वश्रेष्ठ कला सम्मान यानी कल्चर मेडेलियन यानी सिंगापुर का जो है सर्वोच्च सम्मान है कल्चर मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। किसको, तो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। तो हम लोगों ने देखा सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 और स्वाति नायक नॉर्मन इन ब्लॉन्ग और मीरा चंद को सिंगापुर का कल्चर मेडेलियन। और इसका आंसर हो जाएगा आरोग्य स्वामी पालराज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया गणराज्य। ध्यान रखेंगे कोरिया गणराज्य अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनीतिक संबंधों को स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर कोरिया गणराज्य राष्ट्रपति हैं, कोरिया के राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे श्री यू सुक एओल। ध्यान रखेंगे कि कौन है, तो यू सुक एओल ध्यान रखेंगे यू सुक एओल, ठीक है, को शुभकामनाएं दी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या ध्यान रखेंगे 8 है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है और इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है, को सार्क कहते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू है। कहाँ है, तो काठमांडू है, ध्यान रखेंगे काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू है, ठीक है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 और इसमें 8 देश हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो 8 देश हैं उनका नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1985 में। 1985 में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंदर ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पहली बार जीता है कौन सा पदक? तो बलिंदर ट्रॉफी मेमोरियल, राजा बलिंदर ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र ने जीता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है महाराष्ट्र 2023 राष्ट्रीय खेलों में अपने टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो 80 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ये शीर्ष स्थान था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डुरंड रेखा किन दो देशों के में विभाजित है? तो डुरंड रेखा किन दो देशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है? तो किससे संबंधित है? त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी और के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो ये भी ध्यान रखेंगे पुष्पा भारती को दिया गया। किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। सुमित्रानंद पंत को दिया गया था 1967 में। और किसके लिए दिया गया था? तो चिदम्बरम के लिए दिया गया था, चिदम्बरम के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ध्यान रखेंगे 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बाद जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। ध्यान रखेंगे भारत का स्थान 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बेनिनन, बेनिनन की राजधानी है। पोर्टो नोवा बेनिनन की राजधानी है। ठीक है, पोर्टो नोवा जो है बेनिनन की राजधानी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे गैबन दिया हुआ है, तो गैबन जो है लिब्रेविले का राजधानी है। लिब्रेविले की राजधानी गैबन है। लिब्रेविले की राजधानी कहाँ है? तो गैबन है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 343 अनुच्छेद में जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। अंग्रेजी के साथ सरकारी भाषा माना गया है, यह अनुच्छेद 343। ठीक है, और भाषा किस में दिया हुआ? राजभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ध्यान रखेंगे भाग 17, भाग जो है 17, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें जो है राजभाषा दिया हुआ है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एम्बर्ड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेघनाद देसाई। मेघनाद देसाई जो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं, मेघनाद देसाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभों को मिलान करें, स्तंभों को जो है मिलान करना है, तो इसको पूरा देखते हैं। ठीक है, स्थान दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ जो है मुख्यालय दिया हुआ है। ICCR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बीकानेर में है। बागवानी संस्थान का मुख्यालय बीकानेर में, सही है। ICC केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नागपुर में है, ये नागपुर में है। ICC राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। और उसके बाद हुआ है ICC भारतीय बागवान अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो समूहों की पहचान नहीं की जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे, निर्जातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती, निर्जातीय के भीतर जो है समूहों की पहचान नहीं की जाती है। और जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948, ध्यान रखेंगे 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246, ये भी ध्यान रखेंगे, भारत के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, और ये जो है 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। ठीक है, यह संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जो है जातीय जनगणना कब कराई गई थी, जातीय जनगणना कब कराई गई थी? तो ध्यान रखेंगे जातीय जनगणना पहली बार 1931 में कराई गई थी। ठीक है, 1931 में कराई गई थी। फिर जो है 2011 में कराई गई थी। ठीक है, 1931 में पहली बार कराई गई थी, उसके बाद 2011 में कराई गई थी। ठीक है, और ये 15वीं जनगणना है, 15वीं जनगणना है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट है जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाभारत में कहा गया है। ठीक है, ये महाभारत में कहा गया है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है भारत को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और वायसराय संकट के समय बिना अधिकारी परिषद के अनुसार ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह के लिए वैध होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा वासुकी। वासुकी जो है सर्प रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, वासुकी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है और बनारस घराना कथक नृत्य से संबंधित घराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? वह जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति है। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में भील जनजाति जो है अपने शरीर पे चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित किए हैं, वह है भील जनजाति। अब भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी ध्यान रखेंगे। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। जो मुख्यतः राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो एक मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट पोपा। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है। अब माउंट पोपा जो है ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खांगचेंदजोंग। ध्यान रखेंगे, खांगचेंदजोंग जो है आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। खांगचेंदजोंग को जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। खांगचेंदजोंग आरक्षित जीवमंडल कहाँ किस राज्य में है? तो ये जो है सिक्किम राज्य में है। ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश की निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन आपको हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब भारत के संविधान में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया हुआ अनुच्छेद 280, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक आज़ादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य जो है जवाहरलाल से संबंधित है। यह वक्तव्य जवाहरलाल से संबंधित है और उपयुक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में कहा था। 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष में भाषण में कहा था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भाषण में कहा था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नील आयोग या इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपको WS सीटनकार। WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे। WS सीटनकार। सीटनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्य जो है नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। 1860 में नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसको सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में किसका सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो है 1930 असहयोग आंदोलन पूछा है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। बाकी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार। तो ये सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। स्तंभों का मिलान करें। स्तंभों का मिलान करें। पहला दिया हो बसंत। तो बसंत, ठीक है, तो बसंत इसका जो है बसंत,
तो ये चैत बैसाख, इसका कौन सा होगा, बसंत का चैत बैसाख। ग्रीष्म का हो जाएगा आपको ज्येष्ठ आषाढ़, ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ आषाढ़ हो जाएगा, ग्रीष्म का ज्येष्ठ आषाढ़ हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है आपको वर्षा, वर्षा का क्या हो जाएगा, तो वर्षा का हो जाएगा आपको आषाढ़ भादो हो जाएगा, आषाढ़ भाद्र हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सावन और भाद्र हो जाएगा, सावन और भाद्र हो जाएगा वर्षा का। और शरद का क्या हो जाएगा, तो शरद का हो जाएगा आश्विन कार्तिक हो जाएगा। इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद जो है देखते हैं 61 ना, हाँ 61 से यहाँ से स्टार्ट है। भारत में दिवाली और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों की दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी, कितने दिनों में पूरी करनी होगी, तो ध्यान रखेंगे 180 दिनों में पूरी करनी होगी, ठीक है। और ये याद रखेंगे भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी कंपनी दिवाला हो जाएगी उसको जो है 180 दिनों में जो है उसको पूरी करनी होगी, 180 दिनों में पूरी करनी होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु आहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, तो ये 10 वर्षों के लिए। उच्च न्यायालय में वो कितने समय के लिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, थोड़ा इसका ऑप्शन बड़ा है तो इसको छोटा कर देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये राज्यों की संख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000 विधि द्वारा जो है क्या ज्ञात किया जाता है, तो निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है, तो ये दिया है अनुच्छेद 74 में दिया है, अनुच्छेद 74 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था, होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो ध्यान रखेंगे होवा आंदोलन का प्रणेता हुएनयू फू सो थे। और ये जो होवा आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था, होवा आंदोलन जो है उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन 1939 में वियतनाम में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, तो ये वियतनाम में शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। होवा आंदोलन उनका प्रणेता कौन था, हुएनयू फू सो थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया के मरीज को जो है ये चीन को जाना जाता है, एशिया के मरीज जो है चीन को जाना जाता है, एशिया का मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। और एशिया का मरीज चीन हो गया और तुर्की यूरोप का मरीज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज चीनी जनवाद गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई थे। आज चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 266 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो अनुच्छेद 32 और
32 के तहत जो है कितने, तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ध्यान रखेंगे 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, ठीक है। और ये 5 प्रकार की रीट है, ध्यान रखेंगे, बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेखा। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पूछा है, कि कौन सा कथन जो है असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये जो है कथन सत्य है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि के परिवर्तन रूपी मानी जाती है, ठीक है। कुटिल लिपि जो है गुप्त लिपि के परिवर्तन रूप में मानी जाती है। इसे न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका डी गलत है। बाकी देख लेते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि का प्रस्थान बिंदु माना गया। तो ब्राह्मी लिपि को जो है प्रस्थान बिंदु माना गया। हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ, प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और राजभाषा किस में दिया हुआ है, राजभाषा किस में दिया हो, तो भाग 17 में दिया हुआ। भाग 17 में जो है राजभाषा दिया हुआ। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और भाग 17 343 से 351 तक, 351 तक। अब प्राथमिक स्तर का वही 350 का, तो ध्यान रखेंगे 351 तक, 343 से 351। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये कथन जो है, इसमें ये कथन जो है गलत है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन से, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी जो सही है देख लेते हैं। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है, सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारत संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 69, 1966 से 69। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई थी। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इसी अवधि में 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1919 तक जो है 3 वर्ष में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रहा है। इस वर्ष भारतीय योजना को इतिहास ने योजना अवकाश यानी 1966 से 69 क्या था, योजना अवकाश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। तो बिल्कुल सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, ठीक है। और ये 1956 का अधिनियम है, ठीक है। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था।
तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुए संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ध्यान रखेंगे यांडबू की संधि हुई थी। यांडबू की संधि हुई थी, ठीक है, यांडबू की संधि हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कब? तो प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। तो प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 तक, 1826। और 1826 में यांडबू की संधि होती है, यांडबू की संधि होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है, योजना आयोग के गठन के स्थान पर किया गया था। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। इसका गठन जो है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ध्यान रखेंगे, जनवरी 2015 में किया गया था। उसके बाद यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये ध्यान रखेंगे, नवसारी जिले में। दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है, ये भी ध्यान रखेंगे। कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, जो कि 78 समर्थकों के साथ और 384 किलोमीटर, और कितना समय लगा था? 24 दिन लगा था। अब 5 अप्रैल 1930 को जो है गांधी दांडी गांव में पहुंच गए थे, और 6 मार्च 1930 को जो है नमक आंदोलन को तोड़ दिया गया था। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। अब यहाँ से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइए जीके जीएस देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो भूरा रंग संबंधित है। कौन सा रंग है? भूरा रंग संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल और तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से है। उसके बाद गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, ध्यान रखेंगे, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है, ये याद रखेंगे, हरित सोना क्रांति। और दूसरी स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से, दूसरी स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से है। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बोगीबील ब्रिज, बोगीबील ब्रिज कहलाता है, ठीक है। और बोगीबील ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्रा पे है, ध्यान रखेंगे, बोगीबील जो है ब्रह्मपुत्रा पे है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब भारत के संबंध में लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज ही है। भारत के संबंध में सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज है, ठीक है। और असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल की लंबाई कितना है? तो लंबाई है 4 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है, ठीक है। और भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी कौन है? तो केरल है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
कब करवाया था? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था, सीरी का किला का निर्माण किया था। और 1303 में ही मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था, ध्यान रखेंगे। और 1303 में ही चित्तौड़ पर विजय भी प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ही। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वन नीति 1992 का शोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में किया गया था, 1988 ईस्वी में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य का मान P2 हो तो, ठीक है, P2 हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2P1 बराबर होगा P2, 2P1 बराबर होगा P2, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समूह 1 और समूह 17, समूह 1 और समूह 17 से जो है इसके गुणों का मेल खाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है 98 का, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 यानी सांधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संग्रहण के लिए सांधारित्र का प्रयोग किया जाता है। सांधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। डायोड बल्ब का त्रिज्युकारी के रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये थैलोफाइटा समूह में आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। थैलोफाइटा समूह में आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों का सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। थैलोफाइटा समूह के पादपों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। थैलोफाइटा समूह के पादपों में शरीर में के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया का वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट है, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। कर्क रोग भी कैंसर से संबंधित। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें सल्क होते हैं? निम्नलिखित में किसमें सल्क होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पीसीज जो है पीसीज और आपको सरीसृपी, पीसीज और सरीसृपी में जो है सल्क होते हैं। पीसीज और सरीसृप में जो है सल्क होता है। और सल्क क्या होता है? उनके त्वचा पर कठोर सुरक्षात्मक को सल्क कहते हैं। उनके त्वचा पर कठोर सुरक्षात्मक को सल्क कहते हैं, ठीक है। अनेक मछलियों के शरीर की बाहरी सतह सल्कों से भी ढकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से रीजनिंग है। 121 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं।
तो इसमें से कथन दिया हुआ है और इसमें से सही चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ए और बी दोनों सही है। यानी वैश्विक तापमान मानव गतिविधियाँ मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैसों का स्तर को बढ़ाता है। बी है वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हृदय रोग। हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी है। तो मानव शरीर के पीएच रेंज 5.35 से 6.45 है। मानव शरीर के पीएच रेंज जो है 5.35 से 6.45 है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। 2 और 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समूह 18 में पाते हैं। समूह 18 में पाते हैं। ठीक है। और वर्ग 18 में तत्व पाए जाते हैं हीलियम, आर्गन। ठीक है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और सबसे हल्की आक्रिय गैस कौन सा है। तो हीलियम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो 2014 से जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कांडली की गति की दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है। तो इंसुलिन, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन जो है एक पशु या जंतु हार्मोन है। इंसुलिन जो है पशु या जंतु हार्मोन है। बाकी साइटोकिनिन, जीनोन, ऑक्सिन ये जो है पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव है। 129 इसका आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण। नेक्स्ट है, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं, उस मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक के मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। रिप्लाई ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। 131 नंबर। तो कुनैन जो है ये मलेरिया का दवा है। कुनैन किसका दवा है। मलेरिया का है। क्रोसिन जो है बुखार का दवा है। क्रोसिन बुखार का दवा है। ठीक है। एवली जो है एलर्जी का दवा है। एवली एलर्जी का दवा है। कंपोज जो है ये नींद की दवा है। कंपोज जो है नींद की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 132 नंबर, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। ठीक है। द्विधारी संख्या 111 निरूपित करता है। द्विधारी संख्या 111 निरूपित करता है। तो ये निरूपित करता है 7। ठीक है। द्विधारी संख्या 111 निरूपित करता है, 7 को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में किस बहुलक का प्रयोग होता है। तो केवलर बहुलक का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, केवलर बहुलक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग
नहीं है। तो ध्वनि जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है? तो गामा है, एक्स है, यूवी है, दृश्य, अवरक्त है, पराबैंगनी है, रेडियो है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपको लगभग 75 प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।